नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं खास मौजू पर आज का टॉक शो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये कार्रवाई इस संगठन के जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि PAFF सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और अन्य राज्यों से संबंध रखने वाले जम्मू कश्मीर में काम कर रहे नागरिकों को लगातार धमकियां दे रहा है और हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती भी कर रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट वर्ष 2019 में जैश ए मोहम्मद के प्रॉक्सी के आउटपुट के रूप में उभरा था। जैसा कि TRF के बारे में भी हमने कल बात की। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन TRF के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उसे आतंकी संगठन घोषित किया और इस पर बैन लगाया। और उसके बाद अब दूसरी बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से। आतंकवाद पर प्रहार और एक्शन में सरकार। जी हां, बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय का एक बार फिर से देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक्शन कुछ हफ्तों के बाद देखा जा रहा है, क्योंकि कल हमने देखा कि TRF पर बड़ी कार्यवाही करते हुए कि गृह मंत्रालय ने ये मैसेज दिया कि जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाई जाएगी। और आज एक बार फिर से एक बड़ा मैसेज और बड़ी कार्रवाई ये कि PAFF पर बैन लगा दिया गया है। और ये भी, जैसा कि हमने इंट्रो में आपको बताया, कि ये भी जैश ए मोहम्मद का मुखौटा है जो कि स्वरूप में आया 2019 पर। तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि राजौरी में आतंकी घटना घटित हुई। उसके बाद सरकार की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखे जा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी मौजू पर हम बातचीत करने वाले हैं। खास मेहमानों में शामिल एक पैनल होगा जिनका तारुफ हम करा देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अमित रैना स्पोक्स पर्सन है रूट्स इन कश्मीर के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसके अलावा एक विंडो में आप देख पा रहे हैं पल्लवी घोष साहिबा को, जो कि हमारे साथ सीनियर एडिटर पॉलिटिक्स न्यूज 18 नेटवर्क के तौर पर इस वक्त बनी हुई हैं। आपका स्वागत करते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर SP वैद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर DGP रहे हैं। आपका भी स्वागत है सर। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच हैं। इनको खास मेहमान कहें या फिर कहें कि आतंकवाद से पीड़ित शख्स तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनकी पत्नी को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। राजकुमार साहब, आपका स्वागत है वक्त देने के लिए न्यूज 18 JKLH को इस शो का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं इस की शुरुआत करूं, क्या ये हमने कल बात की, जैसे कि दर्शकों को मालूम है कि कल हमने TRF पर बैन की बात की थी और कल ही ये सवाल उठाया था कि TRF के बाद अब किसकी बारी। तो पल्लवी घोष साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं। कल हम पूछ ही रहे थे कि TRF के बाद किसकी बारी। अब एक्शन में आतंकवाद पर प्रहार और सरकार एक्शन में बिल्कुल नजर आ रही है। दूसरा ही दिन गुजरा और आज PAFF पर कार्रवाई। पल्लवी, ये आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए, एक आतंकवाद की अगर हम बात करें, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। PAFF को, जिसको एक प्रॉक्सी आउटफिट माना जाता है लश्कर-ए-तैयबा का और जमात इस्लामी का, उसमें सरकार ने बार बार पार्लियामेंट के अंदर, मुझे याद है इस बार भी जो विंटर सेशन हुआ था और हम लोग ये जब सवाल पूछते थे, गृह मंत्री भी बोलते थे और सरकार की तरफ से अक्सर ये बयान आती थी कि हम आतंकवाद को लेके बहुत ही सीरियस है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की खास तौर पर बात करें, पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जिसमें सरकार की कोशिश एक है कि एक कॉन्फिडेंस हो लोगों में, एक नया कश्मीर की बात की जाती है। पल्लवी जी, मैं आपकी बात आगे सुनूंगी और दर्शकों की तरफ से भी आपकी बातों को सुना जाएगा। कल की अगर हम बात करें तो कल हम बातचीत करने TRF की बैन को लेकर बैठे थे और उसी के साथ सवाल ये उठा रहे थे कि अब किसकी बारी।
सरकार के नुमाइंदे भी थे, उनसे हमने पूछा कि टीआरएफ पर बैन के बाद अब किसकी बारी, अब इतनी जल्दी ये कार्रवाई होगी, दूसरे आतंकी संगठन को बैन कर दिया जाएगा, क्या ये सोचा जा रहा था कि इतनी जल्दी कार्रवाई और एक्शन में सरकार दिखेगी? क्या ये अनुमान लगाया जा रहा था? आपको लग रहा था कि एक के बाद एक ऐसे एक्शन होंगे और बहुत ताबड़तोड़ एक्शन होंगे? पल्लवी जी। जी अच्छा वही बात मैं कह रही थी कि हमें कोई आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, ना है। हाँ। मुझे नहीं लगता है सरकार कोई देरी करना चाहती है या कोई डिले या कोई कोताही बरतनी चाहती है, जहां तक हम स्विफ्ट एक्शन लेने की बात करें। हाँ। देखिए, बार बार आपने प्रधानमंत्री की भी बात भी सुना होगा, आपने गृह मंत्री का भी बात सुना होगा, जहां पे उन दोनों ने एक ही बात पे स्ट्रेस किया है कि एक नए कश्मीर की बात। और नए कश्मीर में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आता है, आर्टिकल 370 का जो रिवोक या हटाया गया है, इन सब के पीछे एक ही चीज है कि वो एक नया कश्मीर लाना चाहते हैं। और नया कश्मीर कैसे आएगा? कि अगर लोगों में कॉन्फिडेंस हो, लोगों को डर के माहौल में ना रहे, और वो उसके लिए सबसे जरूरी था कि जितना भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है उन पे बैन लगाया जाए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था कि जो प्रॉक्सी आउटफिट्स है, जैसे पीएफएफ की बात करते हैं, वो प्रॉक्सी आउटफिट माना जाता है, जो डिस्पाइट जो बैन रह चुका है जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बावजूद में वो आतंकवाद को आगे लेने की कोशिश करते हैं, उस तरह का हमला होता है, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं या नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। इसलिए ये कदम या मैसेजिंग सरकार को भेजना बहुत जरूरी था। और मैं इतना भी कह सकती हूँ कि सूत्र हमें बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रॉक्सी आउटफिट्स पर नजर है गृह मंत्रालय का, और कुछ आने वाले दिनों में और कुछ सप्ताह में आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे आउटफिट्स का नाम सामने उभर के आएगा और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा या बैन किया जाएगा। बिल्कुल। तो अब हम ये सवाल कर सकते हैं कि टीआरएफ और पीएफएफ के बाद अब किसकी बारी? डॉक्टर एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़े हुए, पल्लवी जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डॉक्टर एसपी वैद साहब, ये ताबड़तोड़ आतंकवाद पर प्रहार एक्शन में सरकार, क्या इसका अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार चुप नहीं बैठने वाली है? एक दिन के बाद दूसरे दिन, यानी 24 घंटे की भी देरी नहीं लगाई, दूसरे आतंकी संगठन पर भी बैन लगा दिया गया। जैसे कि पल्लवी जी कह रही थी कि आने वाले दिनों में या हफ्तों में आप देखेंगे कि कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि सरकार गृह मंत्रालय के राडार पर हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। जी सना जी, देखिए ये दिखाता है कि सरकार कितनी सीरियस है अपनी पॉलिसी पे कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। जैसे पल्लवी जी कह रही थी, मैं उसी को आगे लेते हुए, हमने 1990 में जब ये सारी टेररिस्ट आउटफिट्स आई, चाहे वो पहले जेकेएलएफ था, फिर हिजबुल मुजाहिदीन आया, फिर लश्कर तोयबा और जैश आया लेट 1990s में, और जब सुइसाइडल अटैक और ये करना शुरू, आत्मघाती हमले करना शुरू किए, तो इन पे बैन लगना बहुत कई साल लगते थे। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज सरकार की नीति बहुत क्लियर है, और खासकर 370 हटाने के बाद सरकार सिर्फ एक मैसेजिंग ही नहीं देना चाहती, और इट मीन्स अ बिजनेस। अब बहुत सारे कदम लिए गए, उसमें ये भी एक अहम कदम है, क्योंकि एक बात इसमें जरूर समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जब लश्कर और जैश पर बैन लगाया गया है अंडर यूएपीए, तो वो क्या समझते हैं कि हम नाम बदल देंगे। हम इसमें दो चीजें बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है कि एक तो वो करते हैं कि हम नाम बदल देंगे तो नई ऑर्गेनाइजेशन नए नाम से लाएंगे, और काम वही होगा, लश्कर ही काम कर रहा है, जैश ही कर रहा है, उसका नाम उन्होंने टीआरएफ और पीएफएफ कर दिया। तो इसी तरह की बहुत सारी आउटफिट्स उन्होंने क्रिएट की जो लोकल फ्लेवर देती हैं, और ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह किया जाए कि ये होम ग्राउंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये लश्कर और जैश नहीं है, जिसको जो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पैन इस्लामिक ग्लोबल टेरर आउटफिट्स है। और दूसरा, कश्मीरी लड़कों को, गलीबर लड़कों को गुमराह करने के लिए कि वो उनकी अपनी होम ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो एलईटी और जैश नहीं ज्वाइन कर रहे। तो इसके दो मकसद थे। तो इस बात को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और भारत सरकार बड़ी अच्छी तरह से समझती है, और उन्होंने कल उस पे टीआरएफ पे बैन किया और आज पीएफएफ पे बैन किया। बहुत अच्छी बात है। इससे प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज और
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी बहुत इसमें उनको हेल्प होगी, ताकि इनकी जो भी गतिविधियां हैं, इनके असेट्स हैं, इनकी अकाउंट्स हैं, इनकी ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी एक्टिविटीज इलीगल डिक्लेयर हो जाती हैं जब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर कर देते हैं अंडर यूएपीएफ। तो इसलिए ये बहुत कारगर होगा। जैसे पल्लवी जी कह रही थी कि लोगों के लिए भी मैसेजिंग है, और लेकिन पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का भी ये हाथ मजबूत करती। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं चर्चा को, और चर्चा में अब शामिल करते हैं, रिएक्शन लेते हैं अमित रैना जी का, जो कि रूट्स इन कश्मीर के से जुड़े हुए हैं। ये अपनी बात रखेंगे इस बैन को, टीआरएफ की बैन को, और अब पीएफएफ के बैन को कैसे देखते हैं आप, अमित रैना जी? वेलकम स्टेप है, मगर अगर हम ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो द रेजिस्टेंस फ्रंट को और पीएएफ को बैन कई जब से वो कश्मीर में इन्वॉल्व हैं तब से बैन लगा हुआ है, क्योंकि उनसे जुड़े हुए लोगों को, उनसे जुड़े हुए आतंकवादियों को हमेशा मारा गया है। तो एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि अभी कल परसों में सरकार ने सीआरपीएफ की काफी कंपनियां जम्मू कश्मीर में मूव करी है और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है, और इस कारण उनको एक कानूनी अप्रूवल की जरूरत थी कोर्ट में जाने के लिए, और ये बैन की आवश्यकता थी कि जो भी उनको सपोर्ट करते हैं, जो भी उनके वर्कग्राउंड वर्कर्स हैं या जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन पे एक लीगल एक्शन लिया जाए, और इस तहत उसको बैन कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा ही वेलकम स्टेप है कि इसमें कोई ये नहीं। और दूसरा, मैं बिल्कुल एक बात से सहमत हूं वैद साहब के कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2-2.5 साल में सरकार ने अपनी मंशा बड़ी क्लियर दिखाई है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे चल रहे हैं। मगर जो मेरी समस्या आज भी सरकार से और पहले भी रही है, कि वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को तो कंट्रोल कर रहे हैं, मगर जो कश्मीर में जो समस्या है क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बयान फिर एकाएक आ जाता है एलजी साहब का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो कश्मीर में हो रहा है उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, उसमें जो किलिंग हो रही है उसमें मजहब का कोई लेना देना नहीं है, जो एक झूठ है, जो एक वहम है, जो अपने हम दिल को बहलाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जो कश्मीर में चल रहा है वो गजवाए हिंद चल रहा है, कि हम सब जानते हैं। जो और देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जो कश्मीर में चल रहा है उसमें 2 लोगों के बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक पाकिस्तान डीप स्टेट का, क्योंकि आप जब तक पाकिस्तान डीप स्टेट का एग्जिस्टेंस तब तक है, वैल्यू उनकी तब तक है पाकिस्तान आर्मी की, जब तक जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, जब तक समस्या जम्मू कश्मीर की बनी रहेगी। दूसरा, जो हार्डकोर जिहादी इस्लामिस्ट माइंडसेट है, जो एक पसंद नहीं करता सेक्युलर माइंडसेट को, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सेटअप को, उसके लिए भी गजवाए हिंद बड़ा जरूरी है, और वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो अगर आप उस पर आंखें मूंद के आगे बढ़ेंगे तो आपको लगता है कि सरकार आंखें मूंदी हुई है इन दोनों समस्याओं की बात जो आप कह रहे हैं? मैं एलजी साहब के बयान से जाऊंगा तो वो उन्होंने परसों कहा कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मगर अगर मैं जमीनी हकीकत देखूं तो आज ही टीआरएफ ने 2 लिस्ट निकाली हैं, जिसमें उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का और रिजर्व कैटेगरी जो जम्मू है उनका नाम लिया और कहा कि आने वाले दिनों में उनको मार दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें, सुपिंदर कौर और दीपक चंद को जब मारा गया तो पूरे सारे टीचरों को एक साथ लाइन में खड़ा किया गया, जो स्कूल में टीचर थे, उसमें से सिर्फ 2 लोगों को बाहर निकाला गया, क्योंकि 2 लोगों को कहा गया ये काफिर है और उनको मारा गया। तो देखिए, धर्म का लेना देना है इसमें। अब ये कट्टर सोच का धर्म है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे धर्म के समाज, जो कट्टर सोच है उस धर्म में, जो आईएसआईएस जैसी सोच है, उसका लेना देना है। तो अगर आप उससे आप आंख मूंदेंगे तो जो कश्मीर में, देखिए आप एक बात समझिए, आज अगर एक आतंकवादी मरता हो तो एक खड़ा है उसको पीछे रिप्लेस करने के लिए। आप इसे वेलकमिंग स्टेप मान रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि जो एलजी साहब कहते हैं या फिर एलजी इंतजामिया की तरफ से कहा जाता है कि आतंकी घटनाओं या फिर आतंक का कोई धर्म नहीं होता, या फिर आतंकी घटनाएं जो हैं वो किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, आपका ये कहना है। आपका ये कहना है कि साथ ही कट्टरपंथी तमाम लोगों में नहीं होता, कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग होते हैं, वही ऐसी घटनाएं घटित करते हैं। अमित रैना जी, आप ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आतंकी एक धर्म को देखकर उस पर टारगेट करते हैं। अच्छा, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा टारगेट किलिंग हो रही है, धर्म को देखकर हो रही है, मगर जो उनके विक्टिम हैं वो एक धर्म से आते हैं।
ठीक है, आप एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है आतंकियों की तरफ से। और राजकुमार साहब हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि आप हैं हस्बैंड ऑफ लेट रजनी बाला, स्वर्गीय रजनी बाला, जिन्हें टेररिस्ट ने मार डाला था। दुख और दर्द कोई सहने वाले हैं, इन्होंने सहा और इवन अभी भी सह रहे हैं। तो इनकी जबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज जब टीआरएफ के बाद पीएफएफ को बैन किया जाता है तो पीड़ित फैमिली, पीड़ित परिवार कैसे इस पर रिएक्शन देता है और क्या सोचता है, राजकुमार जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। राजकुमार जी, आपको आवाज भी नहीं मिल पा रही है? ऑडियो आप बात कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ऑडियो आप अनम्यूट कर दीजिए। शायद आपकी हाँ जी जी हाँ जी अभी जी, आ रही अब है। आ रही है जी जी जी। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रतिबंध को, इस बैन को आप कैसे देखते हैं? पीड़ित परिवार से आते हैं, जब कोई घर से चला जाता है और इस तरह से चला जाता है, चला नहीं इनफैक्ट उसे मार दिया जाता है और उसके जाने की तो उम्र नहीं होती, जाने की घड़ी भी नहीं आई होती है, लेकिन टेररिस्टों की तरफ से उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो आप उन्हीं तमाम फैमिली में से एक शख्स हैं जो अपनी बीवी की इस तरह की मौत को आपने उस दर्द को सहा, और इस बैन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैं ये जानना चाहती हूँ। शायद एक बार फिर से आपकी ऑडियो म्यूट हो गई। हाँ, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आ रही है ये बात। बड़ा दर्द होता है जब कोई घर का मेंबर चला जाता है ऐसे छोड़ के, तो बहुत दुख होता है। ये बर्दाश्त के बाहर बात होती है। अब जिसको होता है उसी को इस बात की समझ होती है, तो उसी को एक्सपीरियंस होता है, बाकी दूसरा इसको समझ नहीं सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, आप सोच रहे हैं कि शायद मैं एक रिलीफ होता है जो देखो, जिसका कोई मरा हुआ होता है घर में, वो उसको मारने और मरने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो नहीं चाहता कि कोई और भी मरे। बिल्कुल। बाकी जो, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को इन मिलिटेंट्स के खिलाफ सख्त जरूर होना चाहिए, इन पे बैन होना ही चाहिए। अगर इनको बैन होने से ये खत्म हो सकता है, ये जो टेरर का जो एटमॉस्फियर है ये खत्म हो सकता है, तो इनको पहले ही कर देना चाहिए था, ये होना ही चाहिए। क्योंकि ये कश्मीर इतना खूबसूरत है, वहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं, 13-15 साल हो गया वहाँ रहते हुए, उन्होंने वो इतने सपोर्टिव लोग हैं। ये कुछ लोग जो हैं उनको भी बदनाम करते हैं, पूरा एटमॉस्फियर जो है वो खराब करते हैं, कि टेरर का माहौल वहाँ पैदा करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये उन लोगों को भी बदनाम करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, इनके खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ जो अपने लोग हैं आपके सरकार के, उनके साथ थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे पीछे बात की कि इन्होंने लिस्टें निकाली हुई थी, इनके डोगरा एम्प्लॉय है, जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय है, इनको जैसे ही जेब जहां आएंगे इनको हम मार देंगे, और सरकार उनको जबरदस्ती वहां भेज रही है। अब उनके दिलों में क्या हालत होगी जी, आप समझ सकते हैं। ये सरकार को भी समझना चाहिए कि हम कैसे उन लोगों को बचाएं जो लोग वहां नहीं जाना चाहते। वो चाहे सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें कहीं और हमें डिप्यूट करो, जब तक एटलीस्ट माहौल ठीक नहीं हो जाता। जाहिर सी बात है, एक बहुत अहम मसला है और बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम जम्मू में जान रहे हैं कि पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे हैं मुलाजमीन, कर्मचारी कई महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं और उनके हवाले से कहा गया कि अगर वो काम पर नहीं आएंगे तो बैठे बैठे उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाएगी। एलजी की तरफ से बयान दिया गया था, लेकिन वो अभी भी नाराज है, लेकिन उनके लिए कोई पॉलिसी रणनीति नहीं बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से जब हम ये सवाल करते हैं तो उनका कहना है कि उन्होंने सुझाव भेज दिया है सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, और वो इस पर काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि पीएम पैकेज मुलाजमीन को लेकर क्या कुछ रणनीति अपनाई जाती है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है और सुरक्षा के मुद्दे को देखते हुए ही गृह मंत्रालय की तरफ से एक अहम फैसला तो लिया गया, लेकिन अपनों को बचाने की बात, जैसे राजकुमार साहब कह रहे थे, उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मुद्दे को और इस मौजू पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए पीडीआई में रुकना चाहेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो टीआरएफ के बाद पीएफएफ पर बड़ा बैन प्रतिबंध लगा दिया गया गृह मंत्रालय की तरफ से, लेकिन कई तरफ से ये मांगे हो रही कि बैन लगाने से ही काम नहीं चलेगा। जो अपने लोग हैं, जो परेशान हैं, जिन्हें सुरक्षा की चिंता है, उस पर भी ध्यान दे। जैसा कि अभी मौजूदा वक्त में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले यानी कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनको लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है, ऐसी मांगे की जा रही है कि सरकार उनकी तरफ भी ध्यान दे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर एसपी वैद साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब, हम देख रहे हैं कि टीआरएफ पर बैन लगाया गया कल, फिर उसके बाद पीएफएफ पर यह प्रतिबंध लगाया गया और इसी बीच टीआरएफ ने एक और लिस्ट जारी की है। तो बात ये की जा रही थी कि जब इस तरह से प्रतिबंधित किया जाता है किसी आतंकी संगठन को, तो उसमें और बौखलाहट उसकी और सामने आती है, और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए? सना जी, ऐसा है कि ये बैन तो ठीक है जी। ये एक जरूरी कार्रवाई है और मुझे खुशी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बहुत संजीदगी से इसको लेकर इसमें दोनों कल और आज ये ऑर्डर निकाले। तो लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि ये जो तंजीमें हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रहे और इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इनके कार्डर्स को, इनके अपर ग्राउंड वर्कर्स को, जो इनकी मदद करते हैं, जो इनको पनाह देते हैं, जो इनका स्पोर्ट स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ कार्रवाई रहनी चाहिए। और जो जिनको ये टारगेट करते हैं, टारगेटेड किलिंग इन्होंने टीआरएफ ने और पीएफएफ ने किया, वो अपने लोग जो राजकुमार जी कह रहे थे, उनको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं इसमें समझता हूं कि इसमें मैं पहले भी काफी इंटरव्यूज में कह चुका हूं कि एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बनाने की जरूरत है कश्मीरी पंडितों को। बिल्कुल, अमित रैना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस जानिब रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को भी बचाने की जरूरत है सरकार को। आखिर बार बार हर तरफ से ये मांगे की जा रही है, लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? अमित रैना जी, आप ये बताएं, क्योंकि एलजी प्रशासन है और कश्मीर पंडितों की बहुत सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी बीजेपी सरकार से, और वो ये मानते थे कि जब बीजेपी सरकार होगी तो उनके तमाम जो परेशानियां उसे दूर कर दिया जाएगा, रिहेबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, सरकार खुलकर भी सामने नहीं आ रही। क्या आपको ये लगता है कि अगर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की बात करें तो उस पर खुलकर सामने नहीं आ रही है क्या? नहीं, देखिए, इसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित कर्मचारी नहीं है, हर कर्मचारी जो गैर कश्मीरी मुसलमान है और जिसमें रिजर्व कैटेगरी जम्मू के भी आते हैं, जो हमारे डोगरा भाई बहन हैं, वो भी थ्रेट पे हैं। रजनी जी इतने सालों के बाद भी मारी गई, और जो लिस्ट निकल रही है, आप देखिए पिछले कुछ हफ्तों में लगातार लिस्ट निकल रही है, वो सब की सब गैर कश्मीरी मुसलमानों की लिस्ट निकल रही है, और उन्हें काफिर कहा जा रहा है, उन्हें हिंदुस्तान की ओर से भेजा हुआ स्पाई कहा जा रहा है, जासूस कहा जा रहा है, और उन्हें कहा जा रहा है कि आप कश्मीर में डेमोग्राफी बदल रही। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कश्मीरी पंडित जो एक मूल निवासी है कश्मीर का, वो कश्मीर की डेमोग्राफी कैसे बदल सकता है। और जम्मू कश्मीर, जिसे खुद आतंकवादी संगठन कहते हैं कि एक प्रदेश है, और वो बात करते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जम्मू कश्मीर की, उसमें वो जम्मू के हिंदू को कैसे कह सकते हैं कि वो बाहर वाला और डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। तो ये बड़ा ही मंसूबा बड़ा साफ है पाकिस्तान का कि वो पाकिस्तान में हालत, वो कश्मीर में हालत लगातार खराब रखना चाहता है। समस्या ये है कि जो एक देखिए, एक सरकार जो होती है वो एक मॉडल एम्प्लॉयर होती है। बिल्कुल। अब समस्या ये है कि जम्मू कश्मीर की सरकार मॉडल एम्प्लॉयर भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना कुछ कह दिया है पिछले 2 सालों में कि अगर आज वो मॉडल एम्प्लॉयर बनते हैं और उस मॉडल एम्प्लॉयर में उनको जितने भी रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं या जम्मू या कश्मीरी पीएम पैकेज में जो एम्प्लॉयज पोस्टेड है, उन्हें वापस जम्मू प्रोविंस में पोस्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सरकार को लगता है कि उनकी हार है। वो उनकी हार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ईगो जो है वो लोगों की जिंदगी से बड़े बना रखी है। ईगो की बात आप कह रहे हैं बार-बार। वो 2 कदम पीछे लेना पड़ता है। रूट्स इन कश्मीर से वाबस्ता अमित रैना जी हैं। इनका कहना है कि सरकार में ईगो भी है। कई और लोग हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि सरकार में ईगो है। अगर वो मांग करने वाले लोगों की मांगे मान लेते हैं तो उन्हें लगता है कि सरकार हार गई। पल्लवी जी, क्या ऐसा सरकार सोच सकती है? नहीं, देखिए, आई थिंक सरकार के सामने सबसे ज्यादा कश्मकश इस बात का है, और ये बहुत मुश्किल लड़ाई उनके लिए भी है। एक तो आपको कॉन्फिडेंस जीतना है,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कश्मीर में वो है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। एक ट्रस्ट का जो माहौल है जो होना चाहिए किसी सरकार या लोगों के बीच में, वो 100% कभी नहीं होता है, लेकिन इतना भी खराब नहीं होता है जितना बहुत हद तक हम लोगों ने कश्मीर में देखा है। एक सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के लिए ये है कि कॉन्फिडेंस लोगों का जीतना। ऐसा माहौल और सस्पिशन इतने सालों से वहां रहा है कि आप ओवरनाइट इसको चेंज करने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोशिश है, हमेशा कोशिश कामयाब नहीं रहेगी, उस समय और अविश्वास का माहौल बन जाता है और ऐसे में चैलेंजेस और बढ़ते जाएंगे। अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आई थिंक वन ऑफ द गेस्ट ने ये कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार में ये राय बहुत स्ट्रांग है कि कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी वहां पे चुनाव कराने होंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी जब होगा सही मायने में सक्सेसफुल तभी होगा जब लोग खुद चुनाव में भाग देंगे, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब सब तरफ से माहौल बिल्कुल माहौल बेहतर होगा, अच्छा होगा, सुकून और शांति होगी। कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं उसके जरिए पूरी तरीके से शांति स्थापित जब हो जाएगी तो हर लोगों की मांगे भी पूरी की जा सकती है, ऐसा सरकार का कहना है। राजकुमार जी, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी मैं। मैं तो ये सरकार ने जो कदम उठाया ये तो वेलकम है, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ क्या आपको लगता है जैसे पल्लवी जी ने कहा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है सरकार पर, क्या आप भी ये फील करते हैं कि लोग सरकार पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे? हाँ, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं लोग भरोसा। आखिर जैसे क्यों? हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात कही है, पैनलिस्ट ने, कि सरकार ने अपनी ईगो को बड़ा बना लिया है लोगों की जान से। ठीक, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर बिल्कुल। रही है। तो कई और सवाल हैं जो करने थे और जाननी थी समस्याएं आपके जरिए, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत माफी के साथ राजकुमार साहब, आपकी बातों को मैं रोकना चाहूंगी यहीं पर। डॉक्टर एसपी वैद साहब बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ अमित रैना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और अपना स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। प्राइम डिबेट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।